हिचकियाँ मोहब्बत की एपिसोड 3। मूसा को आज ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी। बारिश भी पूरे ज़ोरों शोर से जारी थी और ट्रैफिक ब्लॉक। मामा परेशान हो रही होंगी, इस ख्याल के आते ही मूसा ने नरमीन को कॉल की। मामा, ट्रैफिक ब्लॉक है, मैं हाईवे की तरफ से आऊँगा, कुछ टाइम लगेगा, मगर आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। सलाम करने के बाद मूसा ने कहा, अपना ख्याल रखना, गाड़ी आहिस्ता चलाना और पूरी कोशिश करना कि घर जल्दी आओ। अभी तक हुनैन और हमैन भी नहीं आए। हुनैन शायद जरियाब की तरफ गया है, गप्पे मारते हुए उसे वक्त का कहाँ एहसास होता है। मुझे इतनी परेशानी हो रही है। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी दादी अभी जाग रही हैं, वरना मेरा तो तन्हाई में बहुत दिल घबराता है। नरमीन ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मामा बेफिक्र हो जाएं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और मैं आपके पास। ये बताएं आज खाने में क्या है? तुम्हारी पसंद का साग बना है। जब तुम आओगे तो हम दोनों माँ बेटा साग के साथ मकई की रोटी खाएंगे। हुनैन और हमैन को पसंद नहीं और तुम्हारी दादी के साथ रामीन ने रात का खाना खा लिया था। बस मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। नरमीन के लहजे में मूसा के लिए मोहब्बत टपक रही थी। वाह, फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। बात करते हुए मूसा की नज़र मीटर पर पड़ी जो लो फ्यूल का इशारा दे रहा था। अच्छा मामा, मैं फिर बात करता हूँ। मूसा ने जल्दी से कॉल बंद की और इधर उधर देखने लगा। पता नहीं अब पेट्रोल पंप कितनी दूर है, रात भी है और बारिश भी। जनाब मूसा, फंस गए आप। खुद कलामी करते हुए उसने एक बार फिर सड़क किनारे लगे बोर्ड्स देखे। अब इसे मूसा की खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती, बहरहाल उसे दूर से एक पेट्रोल की लाइट्स नजर आईं। पेट्रोल डलवाने की नीयत से मूसा ने गाड़ी रोड से नीचे सड़क पर उतारी। दूसरे अल्फाज में बजाते खुद बाहें खोलकर मुसीबत को खुशामदीद कहा। साहब कितने का डालना है? सेल बॉय के पूछने पर मूसा ने टंकी फुल करने का कहा, जिस पर उसे हुज़ैफा का लतीफ़ा याद आ गया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सादा सा शख्स पेट्रोल पंप पर 20 रुपए देकर बोला, टंकी फुल कर दो। जिस पर सेल बॉय ने जवाब दिया, सर अगर आप 20 रुपए और दे दें तो हम पेट्रोल पंप में आपका आधा हिस्सा डाल देते हैं। खुद ब खुद मुस्कुराहट मूसा के होंठों को छू गई। क्या चीज़ हो कैप्टन हुज़ैफा, आई एम मिसिंग यू। सर ये लें चाबी। मूसा ने चाबी लेते हुए पेमेंट की और गाड़ी रिवर्स करने लगा। तभी उसके कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। मूसा ने एक सरसरी नज़र उस आवाज़ की सिम दौड़ाई तो उसे पेट्रोल पंप के ऑफिस से भागती हुई एक लड़की नजर आई, जिसके पीछे 2 सेल बॉय भी भाग रहे थे। देखते ही देखते वह लड़की मूसा की गाड़ी के सामने आ गई। मजबूरन उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। साहब मेरी मदद करें, खुदा के लिए, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं। देखने में वो 18 या 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। होंठों से खून बह रहा था, माथे पर भी चोट लगी हुई थी, दुपट्टा कहीं नहीं था। मैले कुचैले कपड़े पहने हुए वो कोई मांगने वाली ही लग रही थी। मूसा ने सर से पांव तक उसे एक नज़र देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जिस सेल बॉय ने मूसा की गाड़ी में पेट्रोल डाला था बोल पड़ा, साहब ये हमारे दोस्त की बहन है, आज ही गाँव से आई है। इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हर आए गए के आगे इसी तरह करती है। आप जाएं, ये बीमार है बेचारी। इतनी देर में वो दोनों सेल बॉय भी पहुंच गए जो उस लड़की को पकड़ने के लिए भागे थे। ये झूठ बोल रहा है, खुदा के लिए साहब मुझे बचा लें इन लोगों से। खून उसके होंठों से होता हुआ उसके कपड़े गंदे कर रहा था। वो बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी और सर्दी की वजह से कांप भी रही थी, जबकि वो दोनों सेल बॉय उसे दोबारा घसीटने लगे। पेट्रोल पंप और उसकी सड़क उस वक्त बिल्कुल वीरान थी। मूसा ने एक नज़र उस लड़की पर मारी जो मुसलसल उसे ही देखकर फरियाद कर रही थी। मूसा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, मगर इससे पहले कि वो पेट्रोल पंप की हदूद से निकलता उसके कानों में लड़की का आखिरी जुमला पड़ा, साहब आपको अपनी माँ का वास्ता है, मेरी मदद करें। मूसा इस किस्म के फड्डों में नहीं पड़ता था, और वो भी लड़की के। मूसा ने ना चाहते हुए आखिरी बार उस पर नजर मारी जिसे सेल बॉय बुरी तरह घसीट कर ले जा रहे थे और वो बचाव के लिए हाथ पांव मार रही थी। ये तो इस मुल्क का हाल है, जिधर देखो यही हो रहा है। मूसा ने झुरझुरी लेते हुए तेजी से गाड़ी रोड की तरफ डाल दी। मूसा अभी पंप से बाहर निकला ही था कि उसके कानों में नरमीन की आवाज़ सुनाई दी, अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हैं। मामा। मूसा ने जोर से मुक्का स्टीयरिंग पर मारा और गाड़ी रिवर्स की। जैसे ही सेल बॉय ने मूसा की गाड़ी वापस आते देखी, उसने फौरन अपने साथियों को मैसेज किया, कहाँ है वो लड़की? तुम्हें पता है मेरा भाई इस मुल्क का बहुत बड़ा वकील है और चचा सेनेटर है। हम लैंडलॉर्ड हैं, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर लड़की बाहर नहीं निकाली तो मैं पुलिस की रेड पड़वाऊंगा।
सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे, समझ आई? या फोन मिलाऊं? मूसा ने धमकी देने वाले अंदाज में अपना मोबाइल डैशबोर्ड से पकड़ा। साहब, आपको बताया तो है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। सेल बॉय ने कंफ्यूज होते हुए जवाब दिया। मैं बच्चा नहीं हूं, समझे? मेरे ख्याल से तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे मालिक और पुलिस को कॉल करता हूँ। जैसे ही नंबर मिलाकर मूसा ने फोन कान के साथ लगाया, सेल बॉय बोल पड़ा। साहब, मिलकर अय्याशी कर लेते हैं। मैं जानता हूँ आपका भी दिल आ गया है, ऊपर से मौसम भी बहुत सुहाना है। लड़की चीज ही ऐसी है। सेल बॉय ने आंख मारते हुए अब एक और पत्ता फेंका। बकवास बंद करो, हर किसी को अपने जैसा समझा हुआ है। अभी दोनों में बहस जारी थी कि एक और कार पंप में दाखिल हुई। क्या ख्याल है, लड़की बाहर लाते हो या मैं रौनक लगा दूं? हम लोग रौनक लगाने के बहुत माहिर हैं, मूसा ने कार में बैठे हुए 5 लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब उसने अपने आप को फंसते देखा तो अपने साथियों को मैसेज किया, साहब लड़की को लेकर आ रहे हैं। मगर कुछ देर गुजरने के बाद भी लड़की का कोई नामो निशान ना मिला। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मूसा ने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया, मकसद सेल बॉय को सुनाना था। हेलो एसपी मुजम्मिल, दूसरी तरफ से आवाज आई। मूसा ने कॉल अटेंड करते सलाम दुआ की और आंख से इशारा करते हुए सेल बॉय की तरफ देखा। यार, पूछना ये था कि आजकल जो नया कानून लड़कियों के साथ रेप करने वालों के लिए बना है, मेरा मतलब है उसकी सजा क्या है? सेल बॉय ने जब सिचुएशन सीरियस होते देखी तो हाथ जोड़कर मासरत की और लड़की लेने चला गया। मुबादा मूसा पुलिस ही ना बुलवा ले। कुछ देर बाद वह लड़की को ले आया। ये ले साहब, गरीब लोग हैं, शिकायत मत करना। अब वो तीनों मिन्नतों पर आ गए थे। बैठो। मूसा ने लड़की को पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया, जिस पर लड़की ने बिजली की सी तेजी से अमल किया। तुम जैसी लड़कियों की वजह से मासूम लड़कियां भी बदनाम हो जाती हैं। घर में सुकून नहीं मिलता। जो यूं इतनी रात को अकेले बाहर निकल जाती हो। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे? बेहिस, इतनी लापरवाही। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, बल्कि मर्द। और मर्द को दरिंदा बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, समझी? कितनी देर हो गई है घर से निकले हुए? शायद अब तक तुम्हारे माँ बाप को होश आ गया हो कि बच्ची घर से गायब है। एड्रेस बताओ, छोड़ आता हूँ। मूसा ने बैक मिरर से पीछे देखा, जो मुसलसल रोने में मसरूफ थी। आप यहाँ सड़क किनारे उतार दें, घुटी घुटी आवाज में जवाब आया। अच्छा, ताकि कोई और अपनी अय्याशी के लिए ले जाए। आए दिन अखबारों में कैसी कैसी खबरें आती हैं, मगर मज्जाल है जो हमारे मुआशरे पर जरा भी असर हो। एड्रेस बताओ। मूसा ने गुस्से से पूछा। मेरा घर नहीं है। अब तुम कहोगी माँ बाप भी नहीं है, नाजायज औलाद हो क्या? बस ये सुनना बाकी रह गया था। लड़की ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। ये दरवाजे ऑटो लॉक हैं, समझी? अगर खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट जाओ। मेरी गाड़ी से कूदकर मुझे किसी अजाब में मुब्तला न करो। रेलवे लाइन के पास से गुजरते हुए मूसा ने मशवरा दिया। लड़की भूख, प्यास और मूसा की बातों को मजीद बर्दाश्त न कर सकी और अपने होश खोने लगी। देखो दबीर की गुड़िया, आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम इधर बैठो और मेड से रिफ्रेशमेंट मंगवा लो, क्योंकि खाए पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। हुनैन के कहने पर इतरत ने फौरन अमल किया। बात यह है कि तुम्हारी गुड़िया मतलब हिबा बुखारी हमारी जोजा मोहतरमा को पसंद आ गई है। अब वो चाहती हैं कि हम उसे अपने घर ले आएं। इस तरह बकौल उनके हमारे चिड़ियाघर में एक इंसान का इजाफा हो जाएगा और उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम अपनी दुख्तर नेक अख्तर को हमारे घर की रौनक बनाना पसंद करोगी? मेरी बेटी आपके घर की रौनक बने तो मुझे और क्या चाहिए। मेरी तरफ से तो आप हाँ समझें, मगर उनकी दादी और कोनैन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। हुनैन की ऑफर पर इतरत ने दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसे शुरू से ही हमैन बहुत पसंद था। फिर हुज़ैफा और हमैन की दोस्ती भी बहुत थी, मगर इस खुशी में वो रामीन को बिल्कुल भूल गई और यही उसकी गलती थी, जिसका बाद में उसे एहसास हुआ। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानू और वो। मगर सुनो, अभी इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर हिबा और हमैन को। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, दूधो नहाओ, फूलो फलो। हुनैन ने इतरत के सर पर हाथ रखते हुए किसी साईं बाबा की तरह दुआएं दी, जिस पर वो हंस पड़ी। यार बस कर दे, तेरी मोहब्बत है या मसला कश्मीर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सच कहा है किसी सियाने ने, मोहब्बत हो जाए या लाइट चली जाए,
एक वारी ते बंदा अन्ना हुआ ही जांदा है। एक तो मैंने तेरी मदद की है, ऊपर से तो मुझ पर ही बरस रहा है। हुनैन ने कॉफी का कप मुंह को लगाते हुए कहा, जब से तेरे मशवरे पर अमल किया है तब से वो चुप चुप रहने लगी है। मुझे देखकर बहुत दुख होता है। ये जो तू हमें मशवरे देता है, कभी खुद भी इन पर अमल किया है? ज़रियाब के जवाब में हुनैन ने कप रखते हुए कहा, मैं हमेशा उन लोगों की गलतियों से सीखता हूँ जिन्होंने मेरे मशवरे पर अमल किया होता है। अब की बार दबीर ने मुस्कुराते हुए ज़रियाब के कंधे पर तसल्ली देने के लिए हाथ रखा, जो हुनैन की बातों से काफी डिस्टर्ब लग रहा था। देख मेरी जान, बल्कि जिगर नहीं, बल्कि जाने महनूर, हाँ ये ठीक रहेगा। सूरज की गरमाइश और बेगम की फरमाइश में फर्क होता है। नंबर 1, दोनों में आजमाइश है, सब्र की पैमाइश है। नंबर 2, गरमाइश दिमाग पर असर करती है, फरमाइश जेब पर असर करती है। नंबर 3, एक में पसीना निकलता है, दूसरी में पैसा निकलता है। नंबर 4, गरमाइश से बचना मुमकिन है, फरमाइश से बचना नामुमकिन। नंबर 5, एक में जिस्म जलता है, दूसरी में दिल जलता है। नंबर 6, सूरज की गरमाइश लग जाए तो ठंडे जूस पीने पड़ते हैं, बेगम की फरमाइश आ जाए तो खून के घूंट पीने पड़ते हैं। इतने बड़े लेक्चर का मतलब? ज़रियाब ने दुख भरे लहजे में पूछा। मतलब ये कि तुम्हारी बेगम की जो फरमाइश है ना बेटे वाली, उसका हाल वही है जो मैंने बताया। आगे तेरी मर्जी। हुनैन ने अपना कप खाली करके मेज पर रखा और ज़रियाब का उठा लिया। मेरे ख्याल से तूने अब कॉफी को मुंह नहीं लगाना, इसीलिए मैं ही लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर किसी को मुंह लगाने की आदत है। तू बस बिल दे और सब्र के घूंट पी। तो कह रहा था 1 नंबर का तू। ज़रियाब ने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड हुनैन की तरफ फेंका, जिसे हंसते हुए हुनैन ने कैच कर लिया। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का तू मैच देखने आया है? कुछ बोलता क्यों नहीं? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर दबीर से कहा, क्या बोलूं, तुम दोनों किसी की सुनते हो? लड़ने से ही नहीं फुर्सत। यार तू तो सचमुच बुढ़ा हो गया है। कैसी सियानों वाली बातें कर रहा है? अपना वक्त भूल गया? स्टाइलों ने कैसे तुझे नाक को चने चिपवाए थे? ओए, मुझे क्यों घसीट रहा है बीच में? मैंने क्या किया है? दबीर ने हुनैन का रुख अपनी तरफ होता देखकर कहा, तूने कुछ नहीं किया, इसीलिए घसीट रहा हूं कि कुछ कर। समझा ज़रियाब को कि जो मैंने कहा है वैसा करे, इसी में इसका फायदा है। दबीर ने हुनैन की हाँ में हाँ मिलाई, जबकि ज़रियाब ने एक नजर हुनैन को देखा। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ या महनूर मेरे से बदसन हुई ना, तो फिर तेरी खैर नहीं। तू तो मेरे मसले को ऐसे हल कर रहा है कि हल की बजाय मुझे मसला ही ठीक लग रहा है। ज़रियाब के गले पर हुनैन ने हंसते हुए सर को खम दिया। माय प्लेजर सर, और कुर्सी से टेक लगा ली। ज़रनाब अभी अभी कोर्ट से निकली थी कि हमैन से टकरा गई। नजर नहीं आता? मैडम, तुमने कब से पठानों वाली उर्दू बोलना शुरू कर दी है? नजर नहीं आता जुमला गलत है, सही जुमला नजर नहीं आती है, क्योंकि लफ्ज नजर मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। क्या तुमने हर वक्त और हर जगह लोगों का सुकून बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है? ज़रनाब ने तपते हुए कहा। जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे मम्मा की एक बात याद आ जाती है। मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम पैदा ही सुकून बर्बाद करने के लिए हुए हो, तो मुझे इत्मीनान हो जाता है कि मैं जिस मकसद के लिए पैदा हुआ था वो पूरा हो रहा है। कमाल डिटाई का मुजाहरा किया गया, जबकि ज़रनाब का ख्याल था शर्मिंदा होगा, ज्यादा न सही थोड़ा ही सही, मगर यहाँ मामला ही उलट है। पता तुम एक स्पेशल केस हो। ज़रनाब ने तंज भरे लहजे में मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल मैं स्पेशल केस था, क्योंकि मैं उल्टा पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने एक दफा डॉक्टर्स और नर्सों की दौड़ें लगवा दी थी। हमैन ने मुस्कुराते हुए तस्दीक की। अब दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चल रहे थे। ओह गॉड, पागल कर दोगे। ज़रनाब ने अपनी कनपटी दबाई। हाँ, मैं हूं ही इतना खूबसूरत कि किसी को भी पागल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पैदाइशी खूबसूरत हूँ। खूबसूरती विरासत में मिली है मुझे, लोगों की तरह पॉलेट से 2 नंबर वाली नहीं। ज़रनाब ने रुक कर इंतहाई गुस्से से हमैन को देखा, जैसे कह रही हूँ अब दफा भी हो जाओ। मुझे नजर जल्दी लग जाती है, खास तौर पर खूबसूरत लड़कियों की, इसीलिए यूं मत देखा करो मुझे। हमैन ने शरारत भरी गोल मटोल आंखें घुमाकर कहा। वो जानता था अब ज़रनाब का पारा तेजी से ऊपर जाएगा और शिकायत हुनैन के पास। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी अंकल हुनैन से। बस यही सुनना था। काफी दिन हो गए तुमने मुझे धमकी नहीं दी और ना ही ऑफिस का शीशा तोड़ा, तो मुझे शक हुआ कहीं वकील साहिबा बीमार ना हो गई हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इजाजत हो तो मैं अपने ऑफिस जाऊं?
जी जी जरूर, मगर अब मैं तुम्हें मेहर अली सयाल के साथ ना देखूं। उंगली से वार्न करता इंतहाई संजीदगी से कहता हुआ हमैन चला गया, मगर जरनाब को एक बार फिर हैरान कर गया। कितने रूप हैं तुम्हारे हमैन मलिक, और अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। मूसा इंतहाई परेशानी में अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने जरनाब का नंबर डायल किया। यार, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। खैर है, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर वो भाई। क्या हुआ हमैन को? अभी तो मैंने कोर्ट में देखा था, उसे बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे सबसे बुरी तुम्हारी आदत यही लगती है, तुम पूरी बात नहीं सुनती हो। मैं रात से बहुत परेशान हूँ। तुम और मुर्तज़ा दो ही मेरे दोस्त हो। मुर्तज़ा को मैंने फ़ोन कर दिया है और तुम्हें कर रहा हूँ। ऐसा करो, जल्दी से फूड पार्क पहुँचो। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम दोनों से, बल्कि यूँ समझो कि तुम दोनों से मदद चाहिए जो तुम करोगे ना? आखिर में मूसा ने तस्दीक के लिए पूछा। मूसा, मैंने आज से पहले कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। हम कल भी तुम्हारे साथ थे और आज भी। 5 मिनट का रास्ता है कचहरी से पार्क का। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया। मूसा ने सुख का सांस लेते हुए फोन बंद किया। जरनाब और मुर्तजा पिछले 10 मिनट से मूसा को देख रहे थे, जो मुंह लटकाए बैठा था। तूने हमें अपनी शक्ल दिखाने के लिए बुलाया है, कुछ बोलता क्यों नहीं? वैसे ऐसी शक्लें अमूमन बंदा तब बनाता है जब उसे पहली बार इश्क होता है, वो भी अपने से डाढ़े बंदे से। जनाब की बात पर मूसा ने उसे नजरें उठाकर देखा, जबकि मुर्तजा ने सर हिलाकर जनाब की तायद की। तुम दोनों अगर मुझे यूं देखोगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा, प्लीज मेरी तरफ मत देखो। मूसा को कंफ्यूज होता देखकर दोनों ने पहले मूसा को और फिर एक दूसरे को देखा। उसके बाद जनाब ने दाएं तरफ, जबकि मूसा ने बाएं तरफ मुंह कर लिया। ये कैसे बैठ गए हो? मेरी तरफ देखो ना। मूसा को समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करे। उसने कभी किसी लड़की के बारे में यूं बात नहीं की थी। पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे। क्या मुसीबत है? तुम्हारी तरफ देखना नहीं है, बाहर देखने पर भी एतराज है। बताओ, हम करें तो करें क्या? मूसा ने जनाब की तरफ देखा और एक लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। तुम दोनों वादा करो, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बोलोगे नहीं और किसी को बताओगे भी नहीं। ओके, डन। वैसे लगता ही नहीं कि तुम हमैन के भाई हो। वो इतना बेशरम है कि कभी भी, कहीं भी, कुछ भी और किसी से भी कुछ भी बकवास कर सकता है, और तुम शर्म के मारे लाल हुए जा रहे हो। जनाब ने मूसा के गालों की तरफ इशारा किया। अच्छा, वो बात यह है कि कल जब बहुत बारिश हो रही थी तो मूसा ने तो पर जोर दिया। रात भी बहुत हो गई थी तो अब की बार जनाब ने तो को दोहराया। फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था तो जनाब और मूसा दोनों ने दबा दबा सा मुस्कुराकर एक साथ कहा। तो वो लड़की का लफ्ज सुनते ही जनाब और मुर्तजा जोर से चिल्लाए, क्या लड़की? देखो, तुमने वादा किया था बीच में नहीं बोलोगे। मूसा टिश्यू से अपना पसीना साफ कर रहा था। उसकी हालत देखकर मुर्तजा को तरस आ गया। ऐसा करते हैं कि हम दोनों नीचे देखते हैं और तुम अपनी आंखें बंद करके एक लंबा सांस लो और जल्दी से सब सुना दो, ठीक है? मूसा ने सचमुच एक छोटे से बच्चे की तरह बात पर अमल किया और अलिफ से लेकर ये तक सब बता दिया। बस इतनी सी बात? मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से तुम इतने कंफ्यूज नजर आ रहे थे। मुर्तजा ने तबसरा किया और जनाब ने हमायत। यार, मसला ये है कि मैं उस लड़की को ज्यादा देर हमैन भाई के फ्लैट पर छुपा कर नहीं रख सकता। मॉम को पता चला तो उन्हें दुख होगा, और अगर खुदा न ख्वास्ता पापा या भाई को पता चल गया तो तुम्हारी शामत पूरा पाकिस्तान देखेगा। जनाब ने जुमला पूरा करते ही कहा लगा। देखो, तुम उसे किसी भी यतीम खाने छोड़ आओ, अगर वो अपने घर का एड्रेस नहीं बताती तो। यही तो मसला है। मैं जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ या कुछ पूछना चाहता हूँ तो वो चीखना शुरू कर देती है। मूसा ने अपनी बात कहकर दोनों की तरफ देखा, जो उसे मशकूक नजरों से घूर रहे थे। ऐसे मत देखो, मैं बहुत शरीफ हूँ। सुनो लोगो, मैं और मेरा भाई हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा शरीफ डिग्री होल्डर लड़के हैं। हमैन की आवाज पर सब ने पीछे मुड़कर देखा। चलो जी, गई भैंस पानी में। ये तुमने कब से हमैन जैसी कहावतें पढ़ना शुरू कर दी हैं? मुर्तजा ने दरियाब की कहावत पर आहिस्ता आवाज में तबसरा किया। इतनी देर में वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ कुर्सी पर बराजमान हो गया। आपके पास जो डिग्री है वो शराफत की है या वकालत की?
जनाब के सवाल पर हमैन ने अपने ग्लासेस उतार कर मेज पर रखे। वकालत की मगर शराफत साथ। कोई शक? नहीं, मुझे यकीन है, जनाब ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। मैं तो मूसा की गाड़ी पार्किंग में देख कर आया था। इस वक्त इसे ऑफिस होना चाहिए था, लिहाजा मैं परेशान हो गया। खैर, अब चलता हूँ, एंजॉय करो। मगर ख्याल से मेरा भाई बहुत मासूम है, इसे अपने जैसा मत कर लेना। इशारा जनाब की तरफ था। तो आप अपने जैसा कर लें? जी बिल्कुल, बंदा मेरे जैसा ही होना चाहिए, मैं हर दिल में बसता हूँ। हमैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर अपने ग्लासेस उठाए और जाने के लिए कुर्सी से उठा ही था कि जनाब के लफ्जों ने उसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। हर किसी के दिल में बसते हो, फिटे मुंह सनम, तुम कितने सस्ते हो। कुछ लोगों को इज्जत दो वो तब भी नहीं लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें इज्जत राजी नहीं आती, जैसे तुम। इससे पहले हमैन मजीद कुछ कहता, उसके मोबाइल पर मैसेज टून बजी और हमैन के यकलख्त तासुरात बदल गए। मिस्टर हुनैन कहते हैं कि पाँव की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारा साथ दे रही है। मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, मेरी तरफ तुम्हारा उधार रहा। हमैन कहता हुआ जल्दी से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। तुम भाई से इतनी बहस क्यों करती हो? मूसा ने मुंह बनाकर कहा। मैं बहस नहीं करती, वो करता है, पागल। खैर, हम क्या बात कर रहे थे? मैं तुम दोनों को फ्लैट पर ले जाता हूँ, तुम उससे मिल लो और फिर फैसला करो कि क्या करना है। रामीन कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी हस्बे मामूल न्यू कमर्स को लेक्चर दे रही थी। 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 1, पूरा कोर्स तैयार करने वाले। नंबर 2, अहम अहम सवाल तैयार करने वाले। नंबर 3, या अल्लाह मदद वाले। और यकीन माने, जो तीसरी किस्म के स्टूडेंट होते हैं ना, ये तो फेल हो ही नहीं सकते। अब आप मेरी मिसाल ले लें। रामीन की बच्ची बकवास बंद कर और क्लास में चल। हिबा तकरीबन उसे खींचती हुई कैफेटेरिया से बाहर ले आई। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं लेनी क्लास? रामीन ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। रामीन, क्यों इस साल भी फेल होना चाहती है? कुछ तो खुदा का खौफ कर। हिबा ने शर्म दिलाने की बेसूद कोशिश की। मेरे बाबा यानी तुम्हारे अंकल हुनैन मलिक कहते हैं कि कॉलेज की लाइफ बार बार नहीं मिलती, इसीलिए इसे जी भर के एंजॉय करना चाहिए। पिछले 4 साल से तू एंजॉय ही कर रही है। और कितना एंजॉय करना है? जब सब तुमसे तंग पड़ जाएंगे ना, तब कॉलेज की जान छोड़ोगी। अब दोनों क्लास में पहुंच चुकी थी। होठों पे हंसी, दिल में गम है। हाथ खड़ा करो, कौन कौन मुझसे तंग है? जिसने भी हाथ खड़ा किया मैं काट दूंगी। रामीन ने हिबा का जवाब देते हुए ऊंची आवाज में कहा, जिस पर पूरी क्लास कहकहों से गूंज उठी। मानूर काफी देर से टेरेस पे खामोश बैठी थी। उसे ज़रियाब की बातें चुभ रही थीं। मेरे अलावा उसे किसी से मोहब्बत कैसे हो सकती है? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा था। वो मेरी जिद की वजह से दूसरी शादी कर रहा है, मगर मोहब्बत? नामुमकिन। और अगर उसे किसी दूसरी औरत से मोहब्बत हो गई है तो मैं कभी उससे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। फिर कुछ सोचकर हुनैन का नंबर मिलाया। हुनैन इस वक्त एक टीवी शो देख रहा था। स्क्रीन पर आपा का लिंक जगमगाता देखकर मुस्कुराया। बहुत देर की मेहरबान आते आते। मेरी उम्मीद के ऐन मुताबिक मुझे याद किया गया है। चल बच्चे हुनैन, दोनों तरफ से खुद ही बाजी। चल। जी आपा। कैसे याद किया? सलाम करने के बाद नहायत अदब से हुनैन ने पूछा। वो मानूर के सामने अपनी छिछोरी हरकतें कंट्रोल रखता था, इसीलिए वो उसे पसंद करती थी। वो ये पूछता था कि ज़रियाब किस लड़की से शादी कर रहा है, तुमने देखी है वो? मानूर के सवाल पर बमुश्किल हुनैन ने अपनी हंसी कंट्रोल की। नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो क्यों करने लगा दूसरी शादी? इतनी मोहब्बत करता है आपसे। आप जैसी बीवी कहाँ मिलेगी उसे? किस्मत वालों को मिलती है आप जैसी बीवी। कमाल मासूमियत से जवाब दिया। कुछ देर खामोशी के बाद मानूर ने कहा, तुम्हें पता है मोहब्बत किसे कहते हैं? ब्रैकेट। चल बच्चे हुनैन, फलसफा झाड़ने का टाइम हो गया है। जज्बाती जुमला कर। जी आपा, मुझे मालूम तो नहीं, मगर कहीं पढ़ा था। दुनिया में बदतरीन भीख मोहब्बत की होती। मांगने वाला खुद उससे माला माल होता, और जिससे मांगने की नौबत आ जाती उसके पास सिक्के भी नहीं होते इस माल के। सबसे बड़ी फनकारी मोहब्बत की फनकारी है। बड़े बड़े मुंह जोरों को जुम्बिश अब पर नचा देती है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सबसे बदतरीन धोखा मोहब्बत है। खुली आंखों पर ऐसी पट्टी बांधती है कि अच्छा भला बाअकल इंसान अंगारों पर चलने को तैयार हो जाए और उफ तक ना करे। सबसे बड़ा जुआ मोहब्बत का जुआ है। इसमें जवारी भी इंसान
दाव भी इंसान का ही लगता है और हारता भी इंसान ही है। जीत सिर्फ मोहब्बत की होती। सबसे खूबसूरत राह मोहब्बत की राह होती है। कितनी ही कतन, कितनी ही तवील क्यों ना हो, महबूब साथ हो तो जुदाई के मोड़ तक ऐसे ही लगता है जैसे अभी तो चले थे। सालों का सफर लम्हों की मुसाफत लगती है। सबसे बदसूरत वापसी मोहब्बत के सफर की वापसी होती है। पहले कदम पर ही हवास जवाब दे जाते हैं। ना आंखों में ख्वाब, ना पाँव में सकत। सबसे बड़ा खसारा मोहब्बत के अमर में होता है। चंद लम्हे विसाल के, बल्कि कभी कभी तो महबूब की एक मोहब्बत बड़ी नजर के एवज सब जज्बातों एहसासात गिरवी रख दिए जाते हैं और बाकी क्या बचता है? सिर्फ खाक। सबसे बड़ा मुनाफा मोहब्बत का मुनाफा है। मुहिब मोहब्बत के एवज महबूब खरीदता है और महबूब बेमोल बिक जाता है। और सबसे बड़ी फकीरी मोहब्बत की फकीरी है। बांटते जाओ, कभी खत्म नहीं होती। हुनैन के खामोश होते ही महानूर ने भीगी आवाज में खुदा हाफिज कहा और कॉल कट गई। मेरे हिसाब के मुताबिक अब 5 मिनट के अंदर अंदर ज़रियाब की कॉल आनी चाहिए। हुनैन ने सोचते हुए मोबाइल दोबारा साइड टेबल पर रख दिया। ज़रियाब जो कॉफी का कहने किचन की तरफ आया था, महानूर की खुद कलामी पर रुक गया। वो शायद अल्लाह से शिकवा कर रही थी या अपने आप से, मगर काफी दुखी लग रही थी। ज़रियाब कॉफी का कहे बगैर चुपचाप टेरेस की तरफ बढ़ गया और हुनैन को कॉल की। तू रजिस्टर्ड बेगैरत है। पता नहीं क्यों मैं तेरी बात मान लेता हूँ। उस दिन से महानूर इतनी डिस्टर्ब है। आज मैंने उसे खुद से बातें करते भी सुना है, हालांकि वो ऐसा नहीं करती। ज़रियाब ने कॉल मिलते ही एक सांस में हुनैन को लताड़ा। खुद से बातें करने का एक फायदा ये भी होता है कि डिटेल नहीं बतानी पड़ती। सब बातों का पहले ही पता होता है, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये जो इस उम्र में 25 साल के लड़के की तरह बिहेव करता है, इससे बाज आ जा। इस उम्र में बंदा हज उम्रे की बातें करता अच्छा लगता है। बेटी जवान है, मगर तेरी मोहब्बत बूढ़ी होने को तैयार नहीं। कहाँ पढ़ता रहा है तू जवानी में? मुझे लगता है तूने जामिया इश्किया माशूकिया प्यारुल उलूम से MBA किया है, वो भी माशियात में नहीं, इश्क में। और कह कहे लगाने लगा, हुनैन में तेरी जान ले लूंगा, समझा? हौसला जाने महनूर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ नहीं होगा उसे, मेरी गारंटी है, समझे? चल अब जा, हस्बी रवायत उसकी डांट सुन। वैसे तेरी लव स्टोरी पर जबरदस्त फिल्म बन सकती है, पता उसका नाम क्या होगा? ज़रियाब और जालिम जादूगरनी। तुझ पे नाज हुआ है इश्क ऐसे जैसे कोमों पे अजाब आता है। इससे पहले कि ज़रियाब उसे गालियां निकालता, हुनैन ने फौरन कॉल काट दी और उसके कह कहे इस वक्त पूरे टीवी लाउंज में गूंज रहे थे। गजाला बेगम अखबार पढ़ रही थी और नरमीन किचन में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी जब हुनैन ऊपर से नीचे सीढ़ियां फलांगता हुआ लाउंज में पहुंचा। इस उम्र में ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती, कहीं दांत ना तुड़वा लेना। नरमीन ने हंसते हुए बेगम गजाला की तरफ देखकर कहा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पास्ता, उठ गया शहजादा, ले आओ नाश्ता। हुनैन ने बेगम गजाला के पास सोफे पर गिरने वाले अंदाज में नरमीन को जवाब दिया। ला रही हूँ, बस जरा आपका टिक्की पैक भी आ जाए। मेरा टिक्की पैक? आई डोंट नो ये टिक्की पैक है, टकी पैक है, जो भी है, चलो। हुनैन ने अपने गोल मटोल आंखें घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो हमैन अपने बाजू पर काला कोट डाले ऊपर से नीचे उतर रहा था। ये मेरा टकी पैक नहीं है, ये मेरा शेर है, शेर, समझी? गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस हुनैन मलिक। और वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ना तुम्हें बात करने की तमीज है, ना तुम्हारी औलाद को, नरमीन गुस्से से कहती किचन में चली गई, जबकि हुनैन और हमैन हंसने लगे। इधर आ मेरे शहजादे, जब मैं तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है हुनैन दोबारा जवान हो गया है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी हरकतें करता था, सिर्फ फर्क इतना है कि वो मेरे ज्यादा करीब था और तुम उसके। ये लीजिए नाश्ता। नरमीन ने टेबल आगे करके उस पर नाश्ता लगाया। मैं सोच रही थी कि हमैन की शादी अब करती जाए, क्या ख्याल है तुम दोनों का? बेगम गजाला ने हुनैन और नरमीन की तरफ देखकर कहा, जबकि हमैन स्लाइस पर जैम लगा रहा था। इससे पूछ लें किससे शादी करेगा, क्योंकि मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकती। नरमीन ने ज़ोमाइनी अंदाज में हुनैन की तरफ देखकर जवाब दिया। चल मेरे शेर, आज अपनी पसंद के बारे में बता दे, ताकि मुझे जहां तुम लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं वहां बहू का इजाफा भी हो जाए। वैसे तो हर लड़की ही मुझे अच्छी लगती है, मगर मैं चाहता हूं कि जब आप लड़की देखने जाएं तो चंद बातों का ख्याल रखें। मसलन दर हकीकत चांद हो, इसीलिए मुंह धुला कर देखा जाए। सुरीली आवाज हो, डांट सुनकर हार्ट अटैक आने का खतरा ना हो। बाहया हो, सलीकामंद हो, इतनी गोरी ना हो कि टीवी वाले पीछे दौड़े।
इतनी काली भी ना हो कि अफ्रीका वाले रिश्तेदार समझें, कद इतना छोटा ना हो कि कंडक्टर कहे कि बच्ची को गोद में उठाओ, इतनी लंबी भी ना हो कि गुस्से में चमाट मारने के लिए सीढ़ी लगानी पड़े, इतनी दुबली ना हो कि कहत साली का गुमान हो, इतनी मोटी ना हो कि 3 आदमियों के खाने का वो नाश्ता कर ले, इतनी खुशक्ल ना हो कि लोग कहें हूर के साथ वकील, इतनी बाखलाक ना हो कि मोहल्ले वाले बेतकल्लुफ हो जाएं, इतनी कुनसहन ना हो कि लतीफ़ा सुनकर कहे कि फिर क्या हुआ, इतनी चालाक भी ना हो कि मेरी सारी चालाकियां निकाल ले। किस्सा मुख्तसर, मुझे बिल्कुल मिसिस हुनैन जैसी मिसिस चाहिए। हमैन की बात पर हुनैन ने मुस्कुराकर नरमीन की तरफ देखा। हम दोनों बाप बेटे की चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। भाई, मुझे हमैन बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, मगर क्या गुड़िया, अच्छी चीज और अच्छा इंसान सबको ही अच्छा लगता है। वो है ही इतना अच्छा तो अच्छा ही लगेगा ना। दबीर को इतरत की परेशानी से उलझन हो रही थी। पर मुझे रामीन भी बहुत पसंद है, मतलब मैं रामीन को अपने घर देखना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, और हमैन को भी खोना नहीं चाहती। आप समझे ना मेरी बात? ठीक है, दोनों का रिश्ता कर लूं, इसमें मसला क्या है? भाई, मसला ये है कि ना तो कोनैन बट्टे सट्टे के लिए राजी है और ना ही हुनैन भाई। इतरत का मुंह लटका देखकर दबीर के दिल को कुछ हुआ। अच्छा, तो ये बात है। तुम ऐसा करो कि हिबा और हुज़ैफा दोनों से उनकी मर्जी मालूम कर लो, जिसको एतराज हो उसके रिश्ते से दस्तबरदार हो जाओ, और याद रखो जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हुनैन की फैमिली सबको ही अच्छी लगती है, मुझे भी रामीन पसंद है और हमारा भी उसके बारे में वही ख्याल है जो तुम्हारा, मगर हमने किस्मत पर छोड़ दिया है। वो तुम्हारे घर आए या हमारे बात तो एक ही है। क्या इर्तजा और मुर्तजा तुम्हारे बेटे नहीं? दबीर के सवाल पर इतरत चुप सी हो गई। देखो गुड़िया, मेरी बात सुनो। सोचो कि जंगलों में ज्यादा देर नहीं भटकना चाहिए, इस तरह मंजिलें गुम हो जाती हैं और रास्ते खो जाते हैं। ये लें गर्मा गर्म चाय और समोसे। दबीर की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि हाला ने लवाजमात से भरी ट्रे साइड टेबल पर लाकर रखी। ये देखो इतरत, मैं कल ही नए डिजाइन के कप लाई हूँ, बताओ कैसे हैं? हाला ने कप इतरत की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, जबकि दबीर ने माथे पर हाथ फेरते हुए बमुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल किया। आप भी बहुत अच्छे हैं। देखा, सिर्फ तुमने तारीफ नहीं की, बाकी सबको ही अच्छे लगते हैं। हाला ने इतरत के जवाब पर दबीर से कहा, मैंने कब कहा बुरे हैं? और अगर मेरी गुड़िया को अच्छे लगे हैं तो फिर वाकई ही बहुत अच्छे हैं। हाय, तुम्हें भी अच्छे लगे हैं? चलो फिर ऐसा करते हैं, इसके साथ का पूरा सेट ही ले लेते हैं। मुझे सारा ही बहुत पसंद आया था, मगर तुम्हारी नाराजगी की वजह से नहीं लिया। शाम में लेने चलते हैं, ठीक है? हाला ने कप दबीर की तरफ बढ़ाया। तारीफ करो तब मुसीबत, ना करो तब मुसीबत। दबीर ने बुड़बुड़ाते हुए कप पकड़ा, मगर हाला ने पूरे सेट की खुशी में उसकी किसी बात का नोटिस नहीं लिया। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कहता है खूब शॉपिंग करो। हाला के जवाब पर इतरत और दबीर मुस्कुराने लगे। जन्नाब काफी देर से उस लड़की के साथ सर खपा रही थी। बिलाखिर तंग आकर उसने आखिरी हरबा आजमाया। देखो, अगर तुम हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी तो फिर मजबूरन हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। वो आप मुझे यतीम खाने छोड़ आए, आपकी मेहरबानी होगी। मुश्किल अटक अटक कर लड़की ने जवाब दिया। यतीम खाने के बारे में तुम क्या जानती हो? कभी पहले रही हो? जनाब ने अपने मखसूस लहजे में पूछा। मैंने पहले कभी यतीम खाना नहीं देखा। मुझे यकीन था कि तुमने यतीम खाना नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने वो देखा होता तो कभी वहां जाने की जिद न करती। तुम्हें पता है, वैसे तो हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर यहाँ सारे हराम और नापाक काम इंतहाई हलाल और पाक तरीके से किए जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह करीब करीब होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां एक दूसरे से करीब हैं। मगर हमारे मुल्क का ताकतवर तबका, बड़े बड़े सियासतदान, जागीरदार और सरकारी अफसरान अपनी अयाशी के लिए यतीम खानों से खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां उठा लेते हैं। उनको कोई रोकने या पूछने वाला नहीं होता। अगर गलती से कोई पूछ ले या उन बेचारियों के लिए आवाज उठाए तो फिर उसकी अचानक पुरइसरार मौत हो जाती है, और वो अपनी अयाशी के बाद उन लड़कियों को कोठों पर पहुंचा देते हैं। मैं एक वकील हूँ और औरतों के हकूक के लिए लड़ती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि सगे रिश्ते भी अपनी यतीम बच्ची के साथ वो कुछ करते हैं कि खुदा की पनाह। प्लीज बस कर दें। वो लड़की जरनाब के मुंह से ये सब सुनकर ज़ारों की तरह रोने लगी। अगर तुम मुझे अपने बारे में सब सच सच बता दोगी तो मैं वादा करती हूँ, मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगी। मगर एक बात याद रखना,
मेरे बाबा एक जागीरदार और सियासतदान है, कोई चालाकी की तो सीधा जेल भिजवा दूंगी। अपनी बात के आखिर में जनाब ने उंगली से वार्निंग दी। जनाब के चुप होते ही वो लड़की हिचकियां लेकर रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। जैसे जैसे वो सुना रही थी, जनाब के होश उड़ रहे थे। जब पहली नजर में जनाब ने उसे देखा तो वो उसे एक चालाक लड़की लगी थी, मगर अब उससे ज्यादा मसलूम और मासूम कोई नहीं लग रहा था। जनाब ने उसे अपने साथ लगा लिया और चुप करवाने लगी। इंसानी चेहरे भी कितने अजीब होते हैं, राज होते हैं। जब उन्हें पढ़ने लगे तो यूं लगता है जैसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी दफा नजर डालें तो दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता है, यूं जैसे किताब का वर्क उलट गया हो। हुनैन ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा तैयार हो रहा था जब नरमीन रूम में दाखिल हुई। खूबसूरती भी क्या चीज है, माशाअल्लाह, यकीन सा आ जाता है खुद को देखकर। हद है खुद पसंदी की। हुनैन ने मुड़कर नरमीन को देखा। वाकई ही हद है। तुम अपने शौहर से कितना जलती हो, अफसोस होता है मुझे। जी नहीं, मैं जलती नहीं हूं, बल्कि उसे ये बताने की कोशिश करती हूँ कि इतनी खुद पसंदी अच्छी बात नहीं है। वैसे जनाब सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? दबीर से मिलने रामीन के सिलसिले में। क्या? नरमीन को शदीद हैरत हुई। हाँ, क्योंकि रामीन को इर्तिजा पसंद है और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि उसे उसकी पसंद न मिले। पागल हो क्या? हम बेटी वाले हैं, खुद बात करते अच्छे लगेंगे। अव्वल तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम्हारे अंदर का कीड़ा तुम्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा है तो जरा आपसे कहो, वो बात करेगा। नरमीन ने हुनैन के बराबर खड़े होते हुए मशवरा दिया। आपकी कीमती राय का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इस तरह घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं। और ये बेटी वाले क्या होता है? हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद पैगाम निकाह भिजवाया था। हम उन्हीं के जानशीन हैं, इसीलिए मेरे साथ फजूल बातों से परहेज किया करो। रही बात सरियाब की तो हुनैन ने एक भरपूर कहकहा लगाया। वो बेचारा मरीज इश्क है और रोजे अजल से उसका केस मेरे पास है। वो मेरी क्या मदद करेगा जो खुद मेरी मदद का हर वक्त तलबकार है? मतलब ये मेरी पढ़ाकू बेगम कि उससे एक माहनूर अभी तक हैंडल नहीं हो रही, तो वो मेरी क्या मदद करेगा? देखो मैं फिर भी यही कहूंगी कि तुम खुद बात मत करो। अगर उसने ना करती तो मैं इर्तिजा को अगवा कर लूंगा। कैसा? आखिर में हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर नरमीन से पूछा। अगवा? हाँ यार, एडवेंचर ही सही। तौबा है, तुम और तुम्हारी औलाद हर वक्त एडवेंचर के चक्कर में रहती है। किसी दिन टांग बाजू टूट गई तो लग पता जाएगा। शुक्र है मेरा मूसा तुम लोगों जैसा नहीं है। मूसा के जिक्र से नरमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुस्कुराती रहा करो यार, अच्छी लगती हो। हुनैन ने नरमीन के गाल को छूते हुए कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। औरत हमेशा से तारीफ की भूखी रही है, खास तौर पर बीवी। उसे अपनी तारीफ अच्छी लगती है, चाहे वो 20 साल की हो या 50 की। नरमीन ने मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां हुनैन दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। तारीफ अच्छी लगी ना? यार मेरी भी थोड़ी कर दिया करो, मुझे भी अच्छी लगती है। हुनैन ने मुस्कुराकर नरमीन को आंख मारी और उसके करीब चला आया। अभी तुम मुझे खुद पसंद कह रही थी, अब जनाब का अपने बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरी बात है हुनैन, किसी को चोरी छुपे देखना। नरमीन ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। पहली बात यह कि किसी को देखना बुरी बात होगी, मगर बेगम को नहीं। और दूसरी बात यह कि क्या तुम्हें मालूम है मैंने कौन सी बात तुम्हें इन 25 सालों में सबसे ज्यादा कही? सॉरी, मुझे याद नहीं। नरमीन ने साफ गोई से कहा। मतलब तुम मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं तुमसे करता हूँ। हुनैन ने कुछ सोचते हुए ड्रेसिंग के साथ टेक लगाई। अच्छा, तुम्हें याद है? नरमीन ने हुनैन के सामने बेड पर बैठते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मगर एक शर्त पर बताऊंगा। तुम मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करोगी। हुनैन बताओ ना। नरमीन को बेचैनी हुई। तुमने मुझे यूनी के जमाने से लेकर आज तक सबसे ज्यादा ये जुमला कहा है। ब्रैकेट चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट और गोल मटोल आंखों में शरारत सजाए हुनैन ने नरमीन के पास बैठते हुए कहा, विल यू प्लीज शट अप? नरमीन सोच रही थी पता नहीं कौन सा रोमांटिक जुमला होगा, मगर हुनैन तो हुनैन है। उसका सारा मूड खराब करके अब खुद बेड पर नींद दराज हंस रहा था। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं, ये ना कहूं तो फिर और क्या कहूं। नरमीन का सारा मूड खराब हो गया था। मैनू लंडे दिया दे गया जराबा ते बूट माही नाल ले गया।
हुज़ैफा अपने रूम में ऊंचा ऊंचा गाना गा रहा था जब असद अंदर दाखिल हुआ। यार तो क्या चीज़ है, इतने दिनों बाद मेस आया है, घर वालों को फोन कर उनसे अपना हाल दिल कह, उनका सुन, मगर तू अपने बूटों का रोना रो रहा है। हाल दिल तभी कहूंगा ना जब मुझे मेरे बूट मिलेंगे। अब इतनी सर्दी में नंगे पांव या स्लीपर पहनने से रहा। मैं तो बिस्तर से नहीं निकलता, पहले मेरे बूट तलाश करके ला। अच्छा, मेरे पहन ले और घर फोन कर, मां परेशान होंगी। जी नहीं, तू अपने कश्ती नुमा बूट अपने पास ही रख। मेरा बूट 7 नंबर है और तेरे बूट 9 नंबर। अच्छा, फिर स्टोर से पता कर ले, शायद कोई 7 नंबर बूट एक्स्ट्रा पड़ा हो। इतनी अकल मुझ में भी है। भेजा है बट को, अगर ले आया तो। चल अब ज्यादा शोर ना कर, देख मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज। भाई नहीं है? असद ने मिन्नत भरे लहजे में इल्तिजा की। अभी असद कमरे से निकला नहीं था कि एक बार फिर हुज़ैफा की आवाज कानों में पड़ी। कोई बकरे दी रान होवे, माही मेरा इंज सोना, जिंज कोई ले दी कान होवे। हुज़ैफा! असद ने चीख कर अपना गुस्सा निकाला। अच्छा ठीक है, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनाई देता है, बहरा नहीं हूं मैं। हुज़ैफा ने कहते हुए अपना मोबाइल निकाला। नंबर डायल मासूमा का करना था, मगर कर रामीन का लिया। हेलो। रामीन की आवाज सुनते ही हुज़ैफा ने एक नजर मोबाइल को कान से हटाकर उसे घूरा और दोबारा कान के साथ लगा लिया। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था, फिर तुमने क्यों उठाया? चालाकियां, और वो भी मेरे साथ। खैर है? रामीन के जवाब पर हुज़ैफा मुस्कुराने लगा। कैसी हो? बिल्कुल पहले जैसी, जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। क्या कर रही थी? चाय पी रही थी। खाली चाय? इससे तुम्हारा क्या बनेगा बेटू? हाय, काश के कोई जादू होता, केक की कोई दुनिया होती, टॉफी का एक गांव होता, बिस्किट की दीवारें होती, कैंडी के दरवाजे होते, डोनट की एक खिड़की होती, चाय की एक नहर होती और पीते पीते शहर होती। काश के कोई जादू जादू होता। रामीन ने आह भरते जवाब दिया। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगी? बदले में मैं तुम्हें ये सब चीजें ले दूंगा। कौन सा काम? पहले काम की नौयत बताओ। यार एक परेशानी खड़ी हो गई है, अगर तुम हल कर दो। अगर जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी है तो उसे खड़ी ही रहने दे, बेचारी खुद ही थक के बैठ जाएगी। खैर है रामीन, आज बड़ी फॉर्म में हो। सुबह सुबह है ना, बैटरी फुल चार्ज है। खैर काम बताओ। बात यह है कि हुज़ैफा ने बताना शुरू किया। यार तुझे कुछ शर्म आती है? मेरा मतलब है कि तुझे शर्म नहीं आ रही? हुनैन के सवाल पर दबीर ने खश्मे की नजरों से उसे देखा, जो बज़ाहिर लापरवाह सा सेब खा रहा था। शर्म और मुझे? मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुनैन मलिक का शर्म से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। हुनैन ने मुंह बनाया। तू सीधी तरह बकवास करेगा तो समझ आएगी ना। सीधी बात यह है कि 2 अदद जवान बेटों का बाप है तू, मगर तुझे कुछ ख्याल नहीं उनका। अच्छा, बाप तो तू भी 2 अदद बेटों का है। दबीर ने हुनैन के अंदाज में उसकी नकल उतारी। हाँ, मगर मेरे बेटे तेरे बेटों जैसी हरकतें नहीं कर रहे। मतलब? अब की बार दबीर ने लैपटॉप बंद करते हुए कदरे सीरियस अंदाज में पूछा। मतलब ये मेरे जिगर कि जो आपका डॉक्टर शहजादा है ना, वो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। हुनैन की बात पर जहां दबीर के चेहरे के तासुरात बदले, वहीं दरवाजे से अंदर दाखिल होते ज़रियाब को भी हैरत का झटका लगा। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बस? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमा कर पूछा, जबकि ज़रियाब दोनों से हाथ मिलाते हुए खिड़की के पास खड़ा हो गया। तू बता, और क्या करूं जिससे तेरी तसल्ली हो जाए? मेरे पास इस मसले का कदरे मुनासिब हल है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहूं। ऐसा करते हैं कि हम सजा के तौर पर सारी जिंदगी के लिए ये हक रामीन को दे देते हैं कि वो इर्तिजा को तंग करे। क्या ख्याल है? हैं? ये क्या सजा हुई? दबीर और ज़रियाब ने एक साथ हैरत का इजहार किया। एक तो जब तक तुम लोगों को हर बात की तशरीह ना करके बताई जाए तुम्हें समझ ही नहीं आती। अगर दिल लगाकर मैट्रिक में 2-3 साल लगाए होते तो बात शुरू होते ही उसके मतन तक पहुंच जाते। अब मुझे ही देख लो, कोई भी किसी भी किस्म की बात शुरू करता है तो मैं फौरन समझ जाता हूँ उसका मकसद क्या है। हुनैन ने अपना कॉलर सीधा किया। ओ भाई रहने दे, मैंने एक दफा ही बहुत मुश्किल से मैट्रिक के पेपर्स दिए थे, 2-3 बार तौबा। ज़रियाब ने झुरझुरी ली। कसम से जरा भी मुश्किल नहीं होते, मैट्रिक के पेपर्स मैंने खुद 3 बार दिए हैं। हुनैन के जवाब पर दोनों हंसने लगे। हुनैन प्लीज सीरियस हो जा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
जब मुझे नहीं हो रही तो तुझे क्यों हो रही है? मेरी बेटी को तंग कर रहा है, तेरी को तो नहीं। हुनैन के जवाब पर ज़रियाब ने अफसोस से दबीर की तरफ देखा। लगता है आज फिर तेरा तावीज़ जाली निकल आया है, तेरा महबूब कदमों की बजाय गले पड़ गया है। हुनैन ने ज़रियाब की तरफ देखकर कहा, जिस पर ज़रियाब ने दोनों हाथ हुनैन के सामने जोड़ दिए। गलती हो गई मुझसे, तो अपनी बकवास जारी रख। हाँ तो दबीर, मैं कह रहा था कि इर्तज़ा को मेरी सरपरस्ती में दे दे, फिर मैं जानूं और मेरी बेटी। क्या पहेलियां बुझवा रहा है? खुलकर बात कर। हाय मेरे रब्बा, किसी को मेरे जैसे ना समझ दोस्त ना देना। सीधी और साफ बात यह कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को पसंद आ गया है, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी है। इससे पहले कि उसका ज़रियाब वाला हशर हो, मैं चाहता हूँ दोनों की शादी कर दी जाए। हुनैन की बात खत्म होते ही दबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच्ची कसम से हुनैन, तूने मेरे और हाला के दिल की बात कही है, मुझे मंजूर है। दबीर ने खड़े होकर हुनैन को झप्पी की दावत दी। शुक्रिया, मैं सिर्फ नरमीन से गले मिलकर खुश होता हूँ। दबीर ने जबरदस्ती हुनैन को गले लगाया, जिस पर उसने अजीबोगरीब मुंह बनाए, जबकि ज़रियाब हुनैन को देख रहा था। मेरे बारे में इतना सोचोगे? यकीन करो, रही सही अक्ल से भी हाथ धो बैठोगे। हुनैन ने ज़रियाब को अपनी तरफ पुरसोच अंदाज में देखते हुए देखकर कहा, तुझसे बात करना या तुझे देखना भी गुनाह है। ज़रियाब तेजी से बाहर की तरफ लपका। छोड़ कर जा रहे हो, आखिरी बात सुनते जाओ। सीधे भाड़ में जाना, दाएं बाएं न मुड़ जाना। हुनैन ने जलती पर तेल का काम किया, जबकि दबीर ने फौरन उसे बाजू से पकड़कर रोका। तू जानता तो है, उसे फिर नाराज क्यों हो जाता है? दबीर ने उसे अपने साथ बिठाते हुए कहा। यार, मैं इन दिनों वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से मेरा दिमाग खराब कर देता है। इलेक्शन सर पर हैं, इस दफा मुखालिफ पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और घर में महानूर। अभी इतना ही ज़रियाब बोल पाया था कि हुनैन से रहा न गया। बास खावंद अपनी बीवियों को बेपनाह चाहते हैं और बास तो बस पनाह चाहते हैं। लाख कंट्रोल करने पर भी दबीर का कहकहा निकल गया, जबकि ज़रियाब मजीद बिगड़ गया। हुनैन, तू मेरे हाथों मारा जाएगा कसम से। ज़रियाब ने बर्दाश्त की आखिरी हद को छूते हुए कुशन हुनैन को दे मारा, जो सोफे पर टॉम स्टाइल में लोट पोट हंस रहा था। तेरी वजह से मेरा खून बढ़ जाता है, हुनैन ने कुशन कैच करते हुए ज़रियाब को जवाब दिया। और तेरी वजह से मेरा बीपी। ज़रियाब के जवाब पर दबीर ने सिर्फ हंसने पर इत्तफाक किया, क्योंकि उसकी फेवर और हुनैन की दुश्मनी निभाना बहुत मुश्किल था। मगर वो हुनैन को देखकर ये सोच रहा था, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। उनसे जब भी बात हो बंदा रिलैक्स फील करता है, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं। उनसे की हुई 2 मिनट की बात से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। देखो मूसा, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले इसका मेडिकल करवाना चाहिए। इसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी उसके हिसाब से हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कहते हो तुम? ज़रियाब ने सारी बात मूसा की गोश गुजार की और फिर उससे राय मांगी। मगर यार, इस तरह तो बात फैल जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। नहीं, हम सब कुछ फिलहाल राज में रखेंगे। तुम मुझ पर एतबार करो। तुम पर एतबार है तो तुम्हें बताया है ना। ठीक है, मैं इस लड़की से बात कर लूँ, पहले इसका राजी होना ज़रूरी है। ज़रनाब कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि मूसा वहीं टीवी लाउंज में कुछ सोचते हुए इर्तज़ा का नंबर डायल करने लगा। आप मुझे झूठी उम्मीद ना दिलाएं प्लीज़। मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के खिलाफ। अगर आप मेरे लिए यतीम खाने को बेहतर नहीं समझती तो प्लीज़ मुझे मेरे मुल्क वापस भेज दें। मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। लड़की ने हाथ जोड़कर ज़रनाब की मेहनत की। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं तुम्हें बताऊं, उम्मीदें हमें क्या देती हैं? उम्मीदें हमें स्याह में सफ़ेद रंग भरना सिखाती हैं। उम्मीदें हमें हबस में भी सब्र से काम लेना सिखाती हैं। उम्मीदें हमें अंधेरे में देखना सिखाती हैं। और जब हम बिल्कुल तन्हा होते हैं और तन्हाई का खौफ हम पे किसी अजाब की तरह नाजिल होता है, तो उम्मीदें किसी मासूम फरिश्ते की तरह हमारे गिर्द फैल जाती हैं। हमें तन्हाई में अच्छा सोचना और मुश्किलात से निकलना सिखाती हैं। तो उम्मीदों को अपना दोस्त बना लो। दुनिया जो भी कहे उस पे मत जाओ। जो तुम आज हो वो तुम कल नहीं होगे, इस पे यकीन रखो, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी एक जगह रुकता नहीं है, न किस्मत और न वक्त। हुज़ैफा ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर हमेन का मैसेज जगमगा रहा था। वो पूछना ये था कि अगर निकाह के वक्त गवाह ना मिले तो वतन की मिट्टी गवाह हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, मगर शर्त यह है कि मिट्टी डालने वाले भी मौजूद हों।
जैसे ही मैसेज सेंड किया, कुछ देर में तवक्को के ऐन मुताबिक हमैन की कॉल आ गई। बेगैरत इंसान, बल्कि बगैरत फौजी, मैंने तुझसे एक सीधा सवाल किया था, क्योंकि तुम लोग वतन की मिट्टी को हर जगह गवाह बनाकर अपना काम निकलवा लेते हो, मगर तूने इंतहाई उल्टा जवाब दिया है। लगता है बर्फ तेरे दिमाग में जम गई है। नीचे कैसे आ गया तू? मेरे हिसाब से तो अब ऊपर जाना बनता था तेरा। हौसला जिगर, तूने तो एकदम हौसला छोड़ दिया है। हौसला सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखो। आग पर बैठा सीटियां बजा रहा होता है। हुज़ैफा के बच्चे, शुक्र कर तो इस वक्त मेरी दस्तरस से बाहर है, वरना मैंने कम से कम तेरा हौसला जरूर चेक करना था चूल्हे पर बिठा के। हमैन के जवाब पर हुज़ैफा ने कहकहा लगाया, अच्छा बता, मेरे काम का क्या बना? अब की बार हुज़ैफा सीरियस था। जैसे ही जमीन पर आता है वैसे ही तुझे हरी हरी सूझने लगती है। शर्म कर, मेरी मान तो अल्लाह तौबा किया कर। मतलब तूने अभी तक कुछ नहीं किया। ज्यादा मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कच्चे काम करना मेरी फितरत का हिस्सा नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, बकवास कर। समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जहां मोहब्बत हो वहां शादी नहीं होती। पहली बात यह कि मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, और दूसरी, शादी की जल्दी मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को है। अच्छा, फिर ऐसा कर, उन्हें मशवरा दे कि वो शादी कर ले और तेरी जान बख्श दे, ताकि तू मेरी जान बख्श दे। आपके मशवरे का शुक्रिया, वो दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। हमैन के मशवरे पर हुज़ैफा ने मुंह बनाया। मुझे लगता है तुझे वो बहुत याद आती है। अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। कोई याद वाद नहीं आती, हुज़ैफा ने हमैन को जवाब दिया। फिर कुछ नहीं, खुदा हाफिज। ओके, तेरा भी अल्लाह ही हाफिज है, हमैन ने जो मायनी अंदाज में कहते हुए कॉल बंद कर दी। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था जब हमैन मलिक रोस्ट्रम पर जलवा अफरोज हुआ। 3 पीस सूट पहने, बाल सलीके से बनाए, ब्रांडेड घड़ी कलाई में बांधे और कीमती फोन हाथ में पकड़े, वो अपनी गोल मटोल आंखों और पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ पहली झलक में ही लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। माइक दुरुस्त करते हुए उसने एक नज़र हॉल में बैठे हुए लोगों पर मारी और जल्द ही अपनी मतलूबा शख्सियत को ढूंढ लिया, जिससे उसकी आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हुआ। टुडेज टॉपिक इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अंग्रेजी का ये एक मकबूल मकौला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी किसी काम का बार बार करना या दोहराना आपको उस काम का माहिर बना देता है। इसी तरह किंग-फू की फील्ड में एक चीनी कहावत है कि मुझे उन 1,00,000 दाव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे तो उस एक दाव से खौफ है जो तुमने 1,00,000 बार प्रैक्टिस किया है। एक और मशहूर मकूला ये भी है कि हम पहले अपनी आदत बनाते हैं और फिर वो आदत हमें बनाती हैं। गोया पहले हम किसी काम को बार बार करके उसकी आदत डाल लेते हैं, मगर फिर वही आदत हमारी मुस्तकिल सिफ्त बनकर हमारी शख्सियत का तारुफ बन जाती है। ये तमाम और इस जैसे और बहुत से अक़वाल और कहावतें दरअसल एक ही हकीकत से पर्दा उठाती हैं, और वो ये कि किसी भी काम की बार बार प्रैक्टिस आपको उस खास काम का माहिर बना देती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी में आज तक क्या प्रैक्टिस करते रहे हैं। अगर आप शिकायत प्रैक्टिस करते आए हैं तो कुछ ही अरसे में आप इसमें ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जल्द ही लोगों से, माशरे से, रिश्तों से और खुदा से आपको तरह तरह की शिकायत होने लगेंगी। अगर आप तनकीद प्रैक्टिस करते आए हैं तो यकीन जानिए कि जल्द ही आप तनकीद के इतने बड़े माहिर बन जाएंगे कि मस्बत से मस्बत तरीन बात में भी तनकीदी पहलू ढूंढ निकालेंगे। अगर आप सुकून प्रैक्टिस करते आए हैं तो बहुत जल्द आप सख्त से सख्त हालात में भी सुकून का पैगाम बने नजर आएंगे। अगर आप नेकी प्रैक्टिस करते आए हैं तो आप हर हाल में नेकी करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप बुराई की प्रैक्टिस करते आए हैं तो बावजूद नेकी के मौक़ों के आप बुराई से ही मुतासिर होंगे। सवाल बहरहाल यही है कि आप क्या प्रैक्टिस करते आए हैं। एक अच्छे वकील को मेरे ख्याल से इन सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वो अपने क्लाइंट की बात अच्छे से समझ भी सके और उसे डिफेंड भी कर सके, मां सिवाय बुराई के। यही मेरी कामयाबी का राज है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सुना और आखिर में जनाब पर नजर मारते हुए बर्दाश्त किया, जिसके लिए आप सबका शुक्रिया। हमैन के जाते ही हॉल जबरदस्त तालियों से गूंज उठा और इतनी देर तक तालियां बजती रहीं कि हमैन को हॉल के बाहर भी सुनाई दी।
کچھ لوگوں پر خدا مہربان ہوتا ہے اور شروع سے مہربان ہوتا ہے. وہ کچھ بھی کر لیں، سیدھا یا الٹا، مگر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. دوسرے الفاظ میں کامیابی ہر صورت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. وہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی سونا ہو جاتی ہے. وہ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. ہما پرندہ ہمیشہ ان کے سر پر تاج سجاتا ہے کیونکہ وہ خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں اور بہت خاص ہوتے ہیں. زرناب کو ہمین کے حصار سے موبائل کی بیل نے نکالا. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ آپ کو تلاش کر لیں گے تو ہم آج آپ کا نام بدل دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی. زرناب کی بات پر لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا. اچھا بتاؤ کیا نام رکھیں؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں جو نام زیادہ پسند ہے وہ رکھ لیتے ہیں. مجھے ابرش نام بہت پسند ہے، لڑکی نے فوراً کسی معصوم بچے کی طرح بتایا. پتہ تم بہت معصوم ہو، بالکل ہبا کی طرح. چلو ابرش بیبی، تمہیں آج خود شاپنگ کرا دی جائے. آپ بھی بہت بہت پیاری ہیں. ابرش نے زرناب کی طرف دیکھ کر کہا. اچھا جی، مکھن کے بدلے مکھن؟ نہیں، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں، ورنہ تو. اتنا کہتے ہی ابرش دکھی ہو گئی اور اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی. بری بات، میں نے تمہیں رونے سے منع کیا تھا. اتنی دیر میں موسیٰ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا. اچھا اب چپ کر جاؤ، دیکھو موسیٰ آ گیا ہے، تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی تمہیں روتا دیکھے. زرناب نے ابرش کو اپنے ساتھ لگا کر چپ کرایا. صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ابرش نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا. ہاں ہے تو وہ بہت اچھا، مگر میرا کچھ نہیں لگتا، ہم فیملی فرینڈس ہیں اور بس. تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی ان کے ساتھ آتے جاتے ہوئے؟ ابرش نے حیرت سے زرناب کو دیکھا جو اس کی بات سن کر کہے لگا رہی تھی. خیر ہے، آج زرناب علی خان بہت خوش ہیں، جو کہ سال میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. جی جناب، خیر ہی ہے. یہ جو ابرش ہے نا، پتہ یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ زرناب نے کہتے ہی ابرش کی طرف موسیٰ کی توجہ دلائی. ہلکے گلابی کپڑوں میں سلیقے سے دوپٹہ لپیٹے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور پچھلے دنوں کی نسبت فریش بھی. کیا کہا ہے لڑکی میرے بارے میں؟ سب سچ سچ بتا دو، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. موسیٰ نے مذاق سے کہا، مگر ابرش کا چہرہ لٹک گیا اور آنکھوں میں موتی چمکنے لگے. ارے ارے، رونا نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے. یہ تو بہت ہی نرم دل انسان ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، ڈرو نہیں. زینب نے ابرش کو تسلی دی جو اب باقاعدہ رو رہی تھی. سوری ابرش. موسیٰ کہتا ہوا باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا. سانولی رنگت، تیکھے نکوش، دراز قد، اس پر اچھی ڈریسنگ موسیٰ کی سیریس پرسنالٹی کو چار چاند لگا رہی تھی. کیا سوچ رہے ہو؟ زینب کے پکارنے پر موسیٰ نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے خوشی سے زینب نے لے لیا. شکریہ. یار یہ لڑکی بات بات پر روتی کیوں ہے؟ مجھے الجھن ہوتی ہے جب میں اسے روتے ہوئے دیکھتا ہوں. موسیٰ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا. کیونکہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. میرے خیال سے اسے ایک اچھی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سائیکیٹرسٹ کہاں سے آئے گی؟ زینب کی بات پر موسیٰ نے اسے تفتیشی نظروں سے دیکھا. کہاں سے آئے گی؟ کیا مطلب؟ وہ ہمارے پاس ہی ہے، کہیں گئی ہی نہیں جو آئے گی. زینب نے سپ لیتے ہوئے مزے سے جواب دیا، جس پر موسیٰ نے حیرت سے پوچھا. کون؟ جناب علی، اپنی رامین ملک کسی سائیکیٹرسٹ سے کم ہے کیا؟ جتنا مرضی بندہ پریشان ہو اس سے مل کر ایک دم فریش ہو جاتا ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. میری فیملی کو اس سب سے دور رکھو پلیز. یہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. تمہارا نام نہیں آئے گا. مگر چھوڑو اسے. تم دیکھو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے. تمہیں پتا ہے مجھے گرے کلاؤڈز بہت پسند ہیں. اوپر سے جب بارش کے بعد مارکلا ہلز دھل جاتی ہیں تو وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں. کیا بات ہے اسلام آباد کی. تمہیں کب سے بارش اچھی لگنے لگی؟ جب سے تم نے کافی بنا کر پلائی ہے. مطلب ابھی. پھر دونوں مسکرانے لگے. زینب پلیز، جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو. یہ بھائی کا فلیٹ ہے، میں زیادہ دن اس لڑکی کو یہاں چھپا کر نہیں رکھ سکتا. اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ موسیٰ نے جھرجھری لی. ایک تو تم اس سے اتنا ڈرتے ہو، اتنا تو تم انکل حنین سے نہیں ڈرتے. حالانکہ باپ سے ڈرنا بنتا ہے، بھائی سے نہیں. میں ڈرتا نہیں، احترام کرتا ہوں. سیریسلی؟ زینب نے اپنی آنکھوں کو حیرت سے پھیلا کر بے یقینی سے پوچھا. ہاں 100%. حمین تم یہاں؟ ابھی موسیٰ کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ زینب کے الفاظ نے اسے حواس باختہ کر دیا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر نیچے گر گیا، جبکہ زینب کہے لگا رہی تھی. اچھا تو تم ڈرتے نہیں ہو. زینب؟ موسیٰ افسوس سے کبھی زینب اور کبھی نیچے گرے ہوئے کپ کو دیکھ رہا تھا.
हमैन अपने ऑफिस में काफ़ी मसरूफ़ था जब उसे सयाल साहब के आने की इत्तला इंटरकॉम पर मिली। 5 मिनट इंतज़ार करवाएं और फिर अंदर भेजें। हमैन ने अपनी टेबल से फाइलें समेटते हुए जवाब दिया। इतनी देर में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर हमैन के माथे पर शिकने उभरी। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। हमैन ने आने वाले बुजुर्ग, जो उसके पीए के मुताबिक शौकत सयाल थे, के सलाम का जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दिया, जबकि महर सयाल साथ हाथ मिलाते हुए चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो महर पर खासी नागवार गुजरी। हमने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। बड़ी उम्मीद है कि तुम हमें मायूस नहीं करोगे। बुजुर्ग ने बहुत तहम्मुल और सुलझे हुए अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। ये तो आपकी हुस्न नजर है, वरना बंदा किस काबिल। हमैन ने महर को देखकर कहा, जिस पर वो पहलू बदल कर रह गया। काफी ज़हीन हो और खूबसूरत भी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए हमैन का सर तपा जायजा लिया। जी हाँ, ये दोनों चीजें मुझे अपने बाप से विरासत में मिली हैं, और साथ ये जुमला भी। अब की बार हमैन ने बुजुर्ग के साथ मुश्तरका कहकहा लगाया, जबकि महर अली सयाल खासा बोरियत का मुजाहरा कर रहा था। बात दरअसल कुछ यूं है कि हमारी एक भतीजी है जो पिछले कुछ दिनों से गायब है, और हमारा ये ख्याल है कि वो अगवा हो गई है, मतलब उसे किसी ने अगवा कर लिया है। जी, मैं वकील हूँ, थानेदार नहीं। पहले आप उसकी एफआईआर कटवाएं और फिर मेरे पास आएं। हमैन ने अदम दिलचस्पी से कहा, क्योंकि वो इतने आम केस नहीं लेता था, और घड़ी की तरफ देखा, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। इससे पहले कि बुजुर्ग मजीद कुछ कहते, मूसा ऑफिस में दाखिल हुआ, मगर क्लाइंट को देखकर वापस जाने लगा जब हमैन ने उसे पुकारा और कुर्सी की तरफ इशारा किया। कम बैक डियर एंड सिट हियर। तौबा, भाई की नजरें कितनी तेज हैं। आप एक दफा हमारी बात पूरी सुन लें प्लीज। बुजुर्ग के इसरार पर हमैन ने माजरत करते हुए कहा, मेरा वक्त बहुत कीमती है, और आपका यकीनन मेरे से भी ज्यादा कीमती होगा। मैं सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, और 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट ही होता है मेरी डिक्शनरी में। हमैन के जवाब पर महर अली गुस्से से खड़ा हो गया, जबकि बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी बात का आगाज किया। बाबा, आप सयाल फैमिली के बारे में जानते हैं? कैसे लोग हैं? अच्छे हैं, काफी मालदार हैं, मतलब हमारी तरह जागीरदार भी हैं, और सियासत में भी टांग अड़ाई हुई है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? अपनी बात के आखिर में ज़रियाब ने तफ्तीशी नजरों से जरनाब को घूरा। बाबा बताएं ना, आप और उनके बारे में क्या जानते हैं? शौकत अली सयाल आपके दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम गालिबन हमजा था, बहुत ही लायक था। वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया, फिर वहीं का होकर रह गया, मतलब उसने वहाँ किसी गोरी से शादी कर ली और दोबारा पाकिस्तान नहीं आया। दूसरा बेटा खासा नालायक था, उसका नाम जुबैर था, मगर जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो उनकी किस्मत का सितारा चमक गया। बहुत इज्जत कमाई उन्होंने सियासत में, 2 बार नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे। इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। वैसे काफ़ी अरसे से मैंने उन्हें देखा नहीं, पता नहीं सियासत क्यों छोड़ दी। अपनी बात के आखिर में ज़रियाब ने खुद कलामी करते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल कन्फर्म वो दोनों फोत हो गए हैं, क्योंकि जुबैर साहब के बेटे महर अली सयाल मेरे पास आए थे एक केस के सिलसिले में। उन्होंने बताया था मुझे कि उनके बाबा और ताया का कत्ल हो गया था जायदाद के तनाज़े पर। जनाब की बात पर ज़रियाब ने उसे हैरत से देखा। मैंने तुम्हें ऐसे केस लेने से मना किया हुआ है? फिर बाबा परेशान मत हो, मैंने मना कर दिया था। अब शायद हमैन से बात करें, क्योंकि केस काफ़ी उलझा हुआ है। मुझे तो बेहद पेचीदा ही लगा था। जनाब ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक किया तुमने, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वैसे तो हमैन को भी ऐसे केस नहीं लेने चाहिए। मैं बात करूंगा हुनैन से। बाबा, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हमैन जैसा आप लोगों को लगता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो इंतहाई, शर्म करो, क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। महानूर ने स्टडी रूम में दाखिल होते हुए जनाब को डांटा। मामा, सब आपके लाडले हैं सिवाय मेरे। जनाब ने मसनूई नाराजगी का इजहार किया। आप मेरी जो लाडली हैं? आप मेरी बेटी नहीं, बेटा हैं, और मुझे आप पर फक्र है। जनाब ने फौरन जनाब के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी तरह के वालिदैन होते हैं जो अपनी बेटियों के दिमाग ऐसी बातों से खराब कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। बेटियां बेटियां हैं, बेटे नहीं। कभी बकरी भी शेर का मुकाबला कर सकती है? हद है बेवकूफ़ी की। महानूर की बातों पर दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और ज़रियाब ने आंखों के इशारे से उसे बाहर जाने का कहा। हद है महानूर, यूं कहते हैं। जनाब का दिल तोड़ दिया तुमने। अपनी एहसास से महरूमी प्लीज अपने पास रखो, मेरी बेटी में मुंतकिल ना करो।
दरियाब कहते हुए स्टडी रूम से बाहर आ गया। हुज़ैफा को बहुत दिनों बाद आज फिर नीचे बेस आने का मौका मिला। वो जितना मिस मासूमा के बारे में सोचने से गुरेज कर रहा था, उतना ही उसका ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? हुज़ैफा अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा था जब असद कमरे में दाखिल हुआ। कुछ खास नहीं, बस समझ नहीं आ रही कि क्या करूं और क्या ना करूं। फैसला करने में दुश्वारी हो रही है। किस बात की समझ नहीं लग रही कैप्टन? असद ने इस्तफसार किया। मैं एविएशन में जाना चाहता हूँ, तू बता चला जाऊँ? चलो जी, बैठे बिठाए ये उड़ने का ख्याल कैसे आया? आज ओसी ने कहा था कि जो जो अप्लाई करना चाहता है अपना नाम लिखवा दे टेस्ट के लिए। सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँ। ठीक है, कर ट्राई। मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर सिलेक्ट हो जाएगा, बहुत लकी है तू। असद ने हौसला अफजाई की। हाँ ठीक है, सुबह अप्लाई करूंगा। और सुना, तू कैसा है, क्या चल रहा है? मुझे छोड़ और तू बता तेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि जो मसला तूने अभी मुझसे शेयर किया है असल में वो मसला नहीं है, इसलिए जो है वो बता। असल मसला? हुज़ैफा ने अबरू उचकाकर असद को देखा। जी हाँ, असल मसला जिसकी वजह से शक्ल लटकाई हुई है। यार, वो फोन वाली लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है, हर वक्त याद आती रहती है। बकौल सस्ते शायर के दिल से निकल कर वो मेरे अक्सर सर पर सवार रहता है। हुज़ैफा ने मजीद एक्टिंग करना बेकार समझी। अच्छा, तो फोन कर ले, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यार, वो मेरे हवासों पर सवार है और ये अच्छी बात नहीं है। वो मेरी आदत बनती जा रही है। तुझे पता है, कुछ आदतें और ख़ास तौर पर गंदी आदतें बहुत नुकसानदेह होती हैं। ये बंदे को नशे की तरह अंदर ही अंदर खा लेती हैं। वैसे भी मैं खुद को उसकी आदत नहीं डालना चाहता। पता नहीं कौन है, कैसी है, क्या खास है उसमें कि शेर जैसे हुज़ैफा को बिल्ली बनने पर मजबूर कर दिया है। असद हैरान था। कुछ खास नहीं, यही खास है उसमें। खैर, अब वो खास है या आम, मगर मेरी मान तो एक दफ़ा बात कर ले, कुछ तो तसल्ली होगी तेरी। असद की बात पर हुज़ैफा ने सर हिलाया। चल हुज़ैफा, फोन कर ले, देखी जाएगी जो होगी। तोड़ दो ना वो कसम जो खाई है, कभी कभी याद करने में क्या बुराई है। और मासूमा का नंबर डायल किया। खुशकिस्मती से दूसरी बेल पर कॉल अटेंड हो गई। तबीर ऑफिस में काफ़ी बिजी था जब हुनैन के आने की इत्तला इंटरकॉम पर मिली। पीए इत्तला दे देता था मगर हुनैन को रोकता नहीं था। मैंने सोचा था कम अज कम रिश्तेदारी के बाद ही मगर तुझे मेरी कदर और एहतराम आ जाएगा, पर यहाँ तो सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। हुनैन ने गिला करते हुए सोफे की तरफ बैठ कर कहा, क्या हो गया है? न सलाम न दुआ, इतना गुस्सा? दबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी और हुनैन की तरफ बढ़ गया। पहले मुझे देखते ही तो सब काम छोड़ छाड़ देता था। मेरा ख्याल था अब तू मेरा पहले से भी ज्यादा एहतराम करेगा। आखिर मैं लड़की वाला हूँ। तेरे नलायक और मामूली शक्ल वाले डॉक्टर का नहायत खूबसूरत, हैंडसम और ज़हीन सुसर भी, मगर तूने मेरी तमाम उम्मीदों पर हमेशा की तरह बाल्टी भर कर नहीं बल्कि मोटर चलाकर पानी फेर दिया है। हुनैन का फूला मुंह देख कर दबीर की हंसी निकल गई। यार, तू क्या लड़कों की तरह नाराज हो रहा है? तो क्या लड़कियों की तरह नाराज हूँ? अपने करतूत नहीं देखता और मुझे कह रहा है? अच्छा आलीजा, हुक्म करें, क्या खिदमत की जाए? दबीर ने मोदबाना अंदाज में हाथ बांध कर हुनैन के सामने खड़े होते हुए कहा। खिदमत? और वो भी तू और मेरी करेगा? सोच ले। अचानक हुनैन की गोल मटोल आंखों में चमक और होंठों पर पुरइसरार मुस्कुराहट उभरी। देख, शरारत न करी, बाकी तू जो भी कहेगा मैं करूंगा। दबीर ने वापस सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक है, फिर तू मेरी शान में कसीदा सुना, और खुद टांग पर टांग रखकर बैठ गया। आपका क्या ख्याल है, वो मस्खरा हमारा केस लड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि वो ये केस लड़ेगा, क्योंकि बकौल आपके वो बहुत ज़हीन है। तो क्या वो हमारी चाल को जान नहीं गया होगा? मेहर अली ने हुक्का पीते अपने दादा शौकत अली सयाल से कहा। पहली बात तो ये कि तू बहुत बड़ा खोता है। दूसरी बात, मुझे अफसोस है कि तू मेरा पोता है। और तीसरी बात, अगर तेरा मुंह नहीं अच्छा तो बात तो अच्छी कर। दादा से डांट खाने के बाद मेहर ने डेरे से जाने में आफियत समझी। कहाँ दफा हो रहा है, इधर आकर बैठ और मेरी बात गौर से सुन। उसे जाता देखकर शौकत अली ने उसे रोका। आप दूसरों से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मगर मेरे साथ? मेहर मुंह बनाता हुआ चारपाई के किनारे शौकत अली के साथ बैठ गया। ओए खोते, जो तुझे कहा है वो तू कर, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। उस वकील को तो मैं अपने चक्कर दूंगा
जो उसे हर वक्त जमीन घूमती हुई महसूस होगी। बड़ा तीर समझता है अपने आप को। वो हमारा केस भी लड़ेगा और जीतेगा भी, मगर उसको मालूम भी ना होगा कि हमारी जीत असल में उसकी हार है। इस मुकदमे के बाद उसने वकालत छोड़कर वलायत चले जाना है, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद वो यहाँ कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा। फिर शौकत अली ने भरपूर कहकहा लगाया, जिसमें महर अली ने उसका साथ दिया। दादा, वो मुझे सरताज जरियाब अली की बेटी पसंद आ गई है, आप कुछ करें ना। महर अली ने चौपाई से नीचे शौकत अली के पांव में बैठते हुए लाड से कहा, अच्छा अच्छा दादा, मक्खन न लगा, करता हूँ तेरा भी कुछ। पता है जवानी तुझे टिकने नहीं दे रही, कभी इधर मुंह मारता है तो कभी उधर। पक्का दादा? अब कुछ गलत नहीं करूंगा, बस उससे शादी करा दें। महर ने कान पकड़ते हुए तौबा की। जाता हूँ इलेक्शन के बाद तेरा रिश्ता लेकर, मुझे पूरी उम्मीद है जरियाब ना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह जागीरदार और सियासतदान है, और उसकी भी इकलौती औलाद है और हमारी भी। वैसे भी वो हमसे रिश्तेदारी करके फायदे में रहेगा, हम उसे सियासत में सपोर्ट करेंगे, काफी समझदार आदमी है, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? महर, जो दादा की बातों पर खुश हो रहा था, आखिरी जुमले पर चौंक पड़ा। वो ये कि तू इस दफा इलेक्शन जीतेगा और मुझे नेशनल असेंबली की सीट ला कर देगा। इधर तू सीट लाएगा, उधर मैं तेरी दुल्हन। बोल, मंजूर है? मंजूर मंजूर मंजूर। महर ने खुशी से दादा को गले लगा लिया। ये जनानियां भी कैसे कैसे खोतों को शेर बना देती हैं। इर्तिजा काफी देर से कुछ रिपोर्ट्स को बार बार देख रहा था। बिलाखिर उसने रिपोर्ट्स को जोर से टेबल पर पटक दिया। शिट, बहुत बुरा हुआ। इर्तिजा ने दोनों हाथों से अपने बालों में उंगलियां फेरी। अभी वो इसी हालत में था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बिल्कुल वाजिया जरनाब का लिंक लिखा नजर आ रहा था। हाँ बताओ, क्या बना? रिपोर्ट्स आ गई? जरनाब ने इर्तिजा की आवाज सुनते ही मतलब की बात पूछी। जरनाब, बात यह है कि उसकी तमाम रिपोर्ट्स मस्बत आई हैं। क्या? जरनाब ने कुर्सी पर तकरीबन उछलते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं अभी उसी की रिपोर्ट्स देख रहा था। कुछ हो सकता है? मेरा मतलब स्टेज क्या है? जरनाब ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, मगर देखते हैं। तुम ऐसा करो, पहली फुर्सत में उसे दोबारा क्लिनिक लाओ, मैं कुछ मजीद टेस्ट लेना चाहता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, मगर तुम समझते हो ना कि वो किस सूरत हाल से गुजर रही है। जरनाब की अचानक अब्रिश के साथ हमदर्दियां कोहे हमालिया को छूने लगी। हाँ मैं समझता हूँ, मगर अब हैंडल तो करना है ना। वैसे एक मशवरा दूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। इर्तिजा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ बोलो। तुम इस पंगे में ना पड़ो, बल्कि मेरी मानो तो उसे किसी अच्छे यतीम खाने में दाखिल करा दो। तुम किस किस की मदद करोगी? यहाँ तो हर 5 मिनट के बाद एक लड़की के साथ ऐसा हादसा पेश आ रहा है। ये तो हमारी सोसाइटी का मामूल बन गया है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सबकी नहीं, मगर जिस जिस की कर सकी जरूर करूंगी। दूसरी और सबसे अहम बात यह कि मैं मूसा को मायूस नहीं कर सकती। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तुम गलत समझ रही हो, मैं डर नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये मामला काफी बिगड़ भी सकता है, समझने की कोशिश करो। हमारे मुल्क में ऐसे केसेस का कुछ नहीं बनता। ये साल हर साल लटकते रहते हैं और आखिर मुद्दई खुद ही हार मान लेता है या अल्लाह को प्यारा कर दिया जाता है। मगर इस दफा नहीं, तारीख बदलेगी, क्योंकि ये केस मेरे पास है और हार मानना मेरी फितरत में शामिल ही नहीं। जिद मुझे दूध में मिली है, समझे? आखिर में जनाब ने हंसते हुए कॉल काट दी। अल्लाह खैर करना, मुझे तो खतरे की घंटियां बजती सुनाई दे रही हैं। अभी इर्तिजा ने फोन टेबल पर रखा ही था कि दोबारा बज उठा। अब क्या याद आ गया वकील साहिबा को, मगर जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर नजर पड़ी, एकदम इर्तिजा की तबीयत गुलजार हो गई। जी जनाब, कैसे याद किया? इर्तिजा ने कुर्सी के साथ पीछे टेक लगाते हुए पूछा। सुबह से 50 छींकें आ गई हैं जालिमो। याद करो, रट्टा तो ना लगाओ। मुझ मासूम को और भी बहुत काम होते हैं। रामीन की शिगुफ्ता आवाज इर्तिजा को हशाश पशाश कर गई। मगर मैं तो याद नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर मुझे कौन याद कर रहा था? मुझे क्या पता। रामीन के सवाल को इर्तिजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हें पता होना चाहिए मुझे कौन याद करता है, क्यों याद करता है, कब याद करता है। ये सारा रिकॉर्ड तुम्हारे इल्म में होना चाहिए। बहुत मान से जवाब मिला। जी बेहतर, आइंदा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मगर मसला तो वहां का वहां ही है ना, कि मुझे सुबह से कौन याद कर रहा है। छींकों ने मेरी मत मार दी है। मेरे ख्याल से नजला जुकाम याद कर रहा है आपको। जी नहीं, मेरे ख्याल से डॉक्टर याद कर रहा है। रामीन के जवाब पर इर्तिजा ने कहकहा लगाया।
चलो फिर आ जाओ, डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक में बैठे हुए हैं, घर नहीं गए। ओके आती हूँ, मगर दवा लेने नहीं, शॉपिंग के लिए। उसके साथ ही रामीन ने कॉल काट दी। तौबा है अंकल हुनैन की औलाद से, पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई है, सीधी बात तो कर ही नहीं सकते। शॉपिंग करने के लिए इतना ड्रामा, घुमा कर रख दिया। उफ। अगर ये सब महकमा इनकम टैक्स में होते तो सारे पाकिस्तान का टैक्स चंद घंटों में वसूल कर लेते। कैसे कैसे तरीके आते हैं दूसरों की जेबों से पैसे निकालने के। इब्तिदा ने खुद कलामी करते हुए टेबल से चीजें समेटना शुरू की, इससे पहले वो तूफान आए और सब तहस नहस हो जाए। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 3 ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी।